गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। गाइस, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करूं और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो कि शायद आपको हेल्प भी करेंगे आगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन एक टाइप की मैपिंग है कि अगर जैसे कोई भी वो सेट है ए, अगर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जाके बी के यूनिक एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं तो हम उसको फंक्शन बोल देते हैं। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, ग्राफ से रिलेटेड है वो। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पहले आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब जैसे कि कंप्लीट सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो उसके डोमेन होते हैं। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज़ वेल डिफाइंड, तो हम उसका डोमेन बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट, कोडोमेन और रेंज, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ फंक्शंस कैसे होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ होते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। इन फंक्शंस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है। अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें हम लोग थोड़ा इसका न्यूमेरिकल वाला देखने वाले हैं, फंक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें जो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो जान लो, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल और सिग्नम फंक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो देखने में थोड़ा ऐसा होता है गाइस। सिग्नम फंक्शन के अंदर जो भी, अगर जो x है ये हमारा 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। और अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो 0 आती है, x लेस देन 0 है तो -1 आती है। और वैसे अगर हम इसको छुपा दें, तो मैंने वैसे बता दिया, तो रियलिटी में सिग्नम्स x को इस तरह देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो मॉड x अपॉन x की इक्वल होती है, और x की वैल्यू 0 है तो 0 की इक्वल होती है। उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है देखने में। और इसका डोमेन R होता है, रेंज -1, 0 एंड 1। गाइस, इनके बीच में जितने एलिमेंट्स हैं वो कुछ नहीं है, ये बस इतने ही एलिमेंट्स हैं इसमें, -1, 0 और 1 बस। हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में के लिए हमें जानने के लिए पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी नंबर है हम उसको कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी नंबर है x, उसको हम पहले उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखते हैं और लिखते हैं फ्रैक्शनल में, ठीक है। इसको हम बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं गाइस। इंटीजर माने जैसे कोई नंबर है 3.2, ठीक है, उसमें जो 3 है वो है उसका इंटीजर और 0.2 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ठीक है, तो आप इस तरह इसको समझ सकते हो। और इसको इस तरह, मतलब डिब्बे में जो बंद कर देते हैं ना उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि 3.2 को अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल देंगे तो आउटपुट 3 आने वाला है। हमें ऐसे देखना है कि लेफ्ट साइड क्या आ रहा है। तुम एक नंबर लाइन बना लो, जो भी लेफ्ट साइड आ रहा है वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं गाइस। इसका जो डोमेन होता है वो R होता है, रेंज इंटीजर होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होती है, ठीक है, बीच की कोई वैल्यू नहीं रख सकते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी मतलब वैसे नंबर प्लस कर दे तो हम उसको उसके बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हमें दे रखी है तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, उसको हमें इनइक्वालिटी में डिनोट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो जो वो है पहले तो वो लिख दो जो इंटीजर है, दूसरा जो उसके अगला वाला इंटीजर है वहाँ तक। इसकी इक्वल हो सकता है, इसकी इक्वल नहीं हो सकता, इससे हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर वो उसमें ये वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है, मतलब लेस देन इक्वल टू द इंटीजर है, तो हम ये पीछे वाला इंटीजर नहीं लिखेंगे, इससे एक बड़ा इंटीजर से लेस देन करके लिख देंगे एक्स को, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अगर इंटीजर से ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स, तो हम लोग जो भी मतलब वही आ जाती है नॉर्मल से। नेक्स्ट है, अगर हमें कोई भी दो इंटीजर दे रखे हैं और उनके ये मतलब यहाँ से, और अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाना है तो उसको कैसे लिखेंगे इनइक्वालिटी में, तो इसको लिखेंगे जो पुराने वाले फंक्शन है उसमें एक प्लस कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन I2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस कोई माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर मतलब वो जो z है वो x है तो वो ज़ीरो आएगा, और अगर वो मतलब z मतलब होता है इंटीजर गाइस, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो आंसर -1 आएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, फ्रैक्शनल बोल रही हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो देखो, इससे लेफ़्ट साइड ये आता है, इससे लेफ़्ट साइड 1 आता है,
और -1 के लेफ्ट साइड क्या आता है, -2 आता है, तो यहाँ पे -1 आ गया आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि माइनस का क्या करना है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग। माइनस अगर मतलब जो एक्स है वो अगर इंटीजर है तो माइनस बाहर आ जाता है, और अगर इंटीजर नहीं है तो हमें बाहर से एक और माइनस लगाना पड़ता है, मतलब -1 माइनस ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है। एक्स इज ऑलवेज लाई बिटवीन वाई इज इक्वल्स टू एक्स -1 एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम उसको ऐसे मतलब इनइक्वालिटी में लिखेंगे, x-1 ग्रेटेस्ट एक्स। मतलब ये तो इसकी प्रॉपर्टी ही है ना, मैंने इसके बारे में पहले बताया भी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, अगर आपको इस टाइप का कुछ भी मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो उसका सीधा आंसर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर nx। यहाँ से n बाहर नहीं आ सकता गाइस, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा है, बट ये इसका आंसर होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि मैंने बताया था ये वाला एक्स जो उसमें आ रहा था ना, इसको अगर देखो पहले ये एक्स यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, तो बस इनको उल्टा करके लिख दिया है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स। मतलब अगर हमें कोई भी फ्रैक्शनल का वो दिख रहा है ना, तो हम उसको एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स रख के सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है। और इसकी कुछ एग्जांपल ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे 1.1 है इसके अंदर, तो इसका वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.1 देख के ही बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट ये कुछ वैसे काम की चीज़ नहीं है, ये बस बता रहे हैं कि किस तरह हम फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके डोमेन के बारे में। डोमेन इसका आर होता है रेंज 0 से 1 नहीं मतलब 1 होती है, लेकिन 1 को नहीं ले सकते, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा है क्योंकि ये बाउंडेड होती है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े तो इसमें अगर हम कोई भी इंटीजर प्लस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वही रहेगा। ठीक है। अगर ऐसे में और माइनस को ऐसे मतलब फ्रैक्शनल में प्लस माइनस प्लस करेंगे तो क्या, अगर एक्स इंटीजर है फिर तो वैल्यू 0 ही आनी है, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है मतलब कोई फ्रैक्शनल नंबर है तो 1 आती है वैल्यू हमेशा। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट, अगर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर हमने कोई फ्रैक्शनल पार्ट रखा है तो वैल्यू 0 आती है। ठीक है। और फ्रैक्शनल के अंदर ग्रेटेस्ट लिखा है तो भी 0 आती है। ओके गाइस। नेक्स्ट इस चैप्टर में वैसे तो हमारे पास डोमेन और रेंज आता है, लेकिन वो दोनों ही बहुत लेंथी टॉपिक है और बोर्ड्स में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम पहले जो काम की बातें हैं वो कर लेते हैं। पहले हम जानते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। अगर कोई भी दो फंक्शन है मतलब अलग अलग, हम उन्हें इक्वल और आइडेंटिकल कब बोल सकते हैं, जब उनका डोमेन इक्वल हो, उन दोनों की रेंज इक्वल हो और उनके ग्राफ इक्वल हो। एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो आइडेंटिकल या इक्वल हम उन्हें नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x और जो जी एक्स है वो है x/x²। तो ये भी मतलब यही आ गया है, तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हो गए क्योंकि इनका एफ एक्स का रेंज भी यही है मतलब डोमेन भी यही है और जी एक्स का भी डोमेन यही है, तो दे आर आइडेंटिकल। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। तो सबसे पहले आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगर जैसे कोई सेट है ए और उसके सारे एलिमेंट्स बी के अलग अलग एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, मतलब ऐसे x2 और x3 एक पे नहीं जा सकते, सबको अलग अलग पे जाना पड़ेगा, तो हम उन्हें 1 1 बोल देते हैं। अब आते हैं कि न्यूमेरिकल आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह पे x1 रखना है और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ उसी फंक्शन में x की जगह x2 रखना है। और अगर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं हमारे, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई फंक्शन है r से r और वो फंक्शन है x³ + 1, चेक करने में 1 1 है या नहीं। तो पहले हम f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) लिखेंगे, मतलब यहाँ x1 की जगह यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे और यहाँ पे x की जगह x2 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x1 है वो x2 के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है 1 1 है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं कि जो लीनियर फंक्शन होता है ना, मतलब एक लाइन, वो हमेशा 1 1 होता है। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीज़ है या इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जिसका मिनिमा और मैक्सिमा नहीं है, तो हम उसको वो पक्का 1 1 फंक्शन होता है। मैं ऐसे ही देख के बता सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो, अगर तुम्हें किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है और फिर जो ग्राफ बना लो और उस पर ना हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के देखो, अगर वो एक से ज़्यादा बार कट कर रही हैं तो वो 1 1 फंक्शन नहीं है, और अगर सिर्फ एक ही बार कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस तो वो 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये, अगर कोई जैसे कोई सेट है ए, ठीक है, और कोई सेट है बी, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना वो हमेशा कम होने चाहिए बी से, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गए तो 2 को 1 पे जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल होता
हो ही नहीं सकता ना 1 1 में। एंड लास्ट पॉइंट इज़ एवरी पॉइंट फंक्शन इज़ ऑलवेज 1 1। मतलब जितनी भी पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है यार, वो तो ऑल 1 1 ही होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, जैसे एक सेट है ए, एक सेट है बी। अगर मतलब ए के दो एलिमेंट्स अगर एक बी पे जा रहे हैं ना, तो उसको मैनी वन फंक्शन बोल देते हैं। अब इसके बारे में एक एग्जांपल देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं ना, वो सारे मैनी वन होते हैं। ठीक है, तुम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देख लो, एक से ज़्यादा बार कट करेंगे सारे के सारे। और जैसे मॉड एक्स हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, सिग्नम एक्स, ग्रेडियंट, ये सारे मैनी वन फंक्शन है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। जो अगर किसी फंक्शन का हम मिनिमा और मैक्सिमा निकाल पा रहे हैं ना, तो वो पक्का मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात, इफ़ एनी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस कट द, मतलब वही हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर दिया तो वो मैनी वन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 1 फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन को गाइस हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई ये सेट है ए और ये कोई सेट है बी। अगर जो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अगर ए के कोई भी मतलब जाके उस पर, मतलब एटलीस्ट एक तो आना ही चाहिए इन सबको, एक को भी हम खाली नहीं छोड़ सकते बिना मैप करे, तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो कोडोमेन की इक्वल होती है। मतलब सोचो ना, कोडोमेन होता है बी और रेंज होती है इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स, तो मतलब वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इनटू फंक्शन, जिसको हम मतलब वही नॉन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे नहीं बनने चाहिए, मतलब कोई एक छोड़ दो तो हम इनटू फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात में करते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोल देते हैं। और अगर कोई फंक्शन 1 1 है और इनटू है, तो वो इस तरह का दिखेगा कि वो सी को छोड़ दिया ना, तो ये इनटू है। और मैनी वन और ऑन टू है, इनको कुछ नहीं बोलते, जो याद रखना है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है गाइस, मैं तुमको उनके थोड़े क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमसे क्लासीफाई द फंक्शन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स का साइन एक्स का हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। इसकी रेंज होती है -1 से 1, हमें पता है। इसकी जो रेंज है वो उसके इक्वल आ रही है, मतलब इसके कोडोमेन के इक्वल आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो ये ऑन टू है। मैनी वन कैसे पता, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और एक से ज़्यादा बार ग्राफ उसको कट कर रहा है, तो ये मैनी वन है। ठीक है, तो ये मैनी वन और ऑन टू हो गया। तो हमें ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए ना बस ये देखना है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए, बस। 1 1 और मैनी वन का तो मैंने बता दिया कैसे पता लगाना है। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात रखी है कि ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन हैव रेंज आर। तो उनकी रेंज हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे और क्वेश्चन करने के लिए हमें रेंज निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी ना, तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई फंक्शन अगर ए से अपने से ए पे ही जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है, तो हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल वेयर ईच ऑफ देयर टर्म इज अ सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। ये सब छोड़ो, ये तो डेफिनेशन है। मैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये बताती हूँ। तो जो भी तुमको फंक्शन दे रखा है और तुम्हें चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या फिर नहीं है, तो तुम जो उसमें x है और जो y है ना, उनके पीछे t लगा के देख लो और फिर उसको सॉल्व करो। अगर t कुछ भी पावर लेके बाहर आ जाता है ना फंक्शन, तो वो होमोजीनियस है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमें एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें हम लोग t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मतलब x की जगह पे tx लिख देते हैं, y की जगह पे ty निकाल देते हैं। तो जब हमने इसे सॉल्व करा तो जो टी स्क्वायर है वो बाहर निकल गया फंक्शन से। तो ये होमोजीनियस विद डिग्री 2, मतलब जितनी भी मतलब ये t की पावर से बाहर निकलेगा उसे उसकी डिग्री बोलते हैं, और ये होमोजीनियस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इन्फिनाइट रियल इंटीजर, देन f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन मतलब उसकी कोई रेंज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इन्फिनाइट नहीं जानी चाहिए किसी भी तरफ से। तो एक तरफ से तुम एक तरह से ऐसे समझ सकते हो बाउंडेड फंक्शन को। ठीक है, जिनकी रेंज मतलब थोड़ी इस टाइप की आ जाती है ना, वो बाउंडेड फंक्शन होते हैं। जैसे जहाँ पे इन्फिनाइट जा रही है तो ये नॉन बाउंडेड है, एक भी साइड से इन्फिनाइट गया नॉट बाउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट एम्प्लिसिट इक्वेशन और एक्सप्लिसिट इक्वेशन। डेफिनेशन तुमको पढ़नी है, पढ़ो, मैं तुम्हें सीरियस वैसे बता देती हूँ। देखो, अगर एक्स वाई दोनों
एक साइड है और मतलब कोई और वो आगे आगे लिखा हुआ है, मतलब जैसे हम वन आगे लिखा हुआ है तो इसे इम्प्लिसिट इक्वेशन बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं, वन को भी इस साइड ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना उसको भी इस साइड ले जाते हैं और जिसको जीरो देते हैं, तो इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑफ डिस्कार्डिस, तो हमें ये दे रखी है, ओके, इसकी इक्वेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम ऑड और इवन फंक्शन पे। सबसे पहले देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। जो इवन फंक्शन होते हैं उसके लिए तुम ये याद रख लो, ये तो ये भी याद रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी ये वाला याद रखो, इससे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना वो जल्दी सॉल्व होते हैं। मतलब जो भी हमें फंक्शन दे रखा है तो उसमें पहले एक मतलब फंक्शन है, उसमें पहले जो जहाँ पे एक्स है उसकी जगह प्लस एक्स लिख लो, माइनस में एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स कर दो, और अगर वो ज़ीरो आ जाता है सॉल्व करने के बाद तो हम उसको इवन फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि एफ एक्स है, कॉस एक्स के अंदर अगर हम एक्स के अंदर माइनस एक्स रखेंगे तो ये वापस कॉस एक्स ही आ जाएगा, कॉस एक्स के अंदर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑड फंक्शन आता है, उसके लिए आप ये वाली वो याद रखो, देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इवन में यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, हमें बस इतना याद रखना है और न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फंक्शन का नाइथर भी इवन नॉर भी ऑड, उसको हम नैनो फंक्शन बोलते हैं। जैसे इस वाले को देख सकते हो, ना तो ये ऑड है ना ये इवन है, तो ये नैनो फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ग्राफ, ओके, एंड ग्राफ ऑफ एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, इफ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन सिमेट्रिकल इंटरवल देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जेई के लिए, बोर्ड्स में मेरे को नहीं लगता ये पूछेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे कर पा रहे हैं तो ये वाला इवन होगा, ये वाला ऑड होगा। नेक्स्ट 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 हम लोग, हाँ, ऑल इवन फंक्शन आर मैनी वन। ओके, हाँ, मतलब ठीक है, वो वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में सिमेट्री रखते हैं ना, तो मैनी वन तो हो गई। अब नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। ये अच्छी थी। द ओनली फंक्शन डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ वेल डिफाइंड ऑड एट द सेम टाइम इवन, तो उसको हम, अच्छा, अगर एफ एक्स ज़ीरो आ रहा है ना तो हम उसको दोनों बोल देते हैं, वो एक ही टाइम पे ऑड भी है, एक ही टाइम पे इवन भी है। ठीक है, और कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, करके। बाकी गाइस इस टेबल की हेल्प से हम बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके बारे में हमें पहले से पता है कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, तो हम पूरा सॉल्व करने की जगह इस टेबल के हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या है। ठीक है, और ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ क्या है ये मैं तुमको भी आगे बताती हूँ, ओके। और मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो फर्स्ट मेथड से करा है कि ऑड फंक्शन की वो पहले वाली लगाई है फॉर्मूला। अगर हम इस पे ऐसे ये वाला लगाए ना तो देखो इससे जल्दी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमें एफ एक्स गिवन था, ये देख लो। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन प्रूव करने के लिए, तो हमने एल एन में अंदर ये डाला। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसमें प्लस में कुछ ऐसा करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ हमने माइनस करके इसे मल्टीप्लाई में रख दिया। इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, एल एन वन ज़ीरो होता है और ये ऑड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे पहले एक्स था, हमने उसे किसी फंक्शन में डाल दिया, वो एफ एक्स बन गया, मतलब जैसे हमने साइन में डाल दिया तो साइन एक्स बन गया। ठीक है, उसको हम एक और फंक्शन में डाल देंगे, जैसे जी कुछ कॉस है, ठीक है, कॉस के अंदर डाल दिया तो ये कॉस ऑफ साइन एक्स बन गया, तो उसको हम जी ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जो जी ऑफ एक्स इज सेट टू बी मीनिंगफुल इफ़ द रेंज ऑफ एफ इज़ सबसेट और इक्वल टू द डोमेन ऑफ जी। ओके, इसका यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड देन एफ ऑफ इज़ मे और मे नॉट बी डिफाइंड, तो मतलब अगर जी ऑफ एक्स बन रहा है तो एफ ऑफ एक्स का हमें पक्का नहीं पता डिफाइंड होगा या नहीं होगा। इन जनरल जो जी ऑफ एक्स होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होता है, एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं होता है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एफ एक्स है ln x और जी एक्स है ई की पावर x। तो हमें एफ ऑफ जी और जी ओ एफ में करना है। पहले एफ ऑफ जी करना है, मतलब ln के अंदर हमने x की जगह पे ई एक्स रख दिया, और तो यहाँ पे ये x ही आ गया, है ना। और यहाँ पे जी ऑफ एफ में हम लोग e की पावर ln ई एक्स, यहाँ पे भी x आ गया। अब तुम्हें लग रहा हो कि ये तो सेम आ गया, अभी पीछे मैंने बोला था ना सेम नहीं आएंगे, दोनों का डोमेन अलग है इसलिए वो सेम नहीं है, ठीक है। और अभी वैसे कुछ कुछ केस में सेम भी आ जाती है, मतलब हमेशा नहीं कह सकते, मोस्टली नहीं होती है, बट कभी कभी आ जाती है। जैसे इस वाले केस में देख लो, इसमें आ गई, सेम है। ओके गाइस, अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन आता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करने लगता है, ठीक है। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में, अगर हम जो ये टी होता है ये उस फंक्शन का पीरियड होता है, उसको हम पीरियड बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। और इसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, उसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस टी को हम कैसे निकालेंगे किसी फंक्शन में। तो उसके लिए हमें पहले जो भी फंक्शन है उसको एफ एक्स की इक्वल रखना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस टी करके उसको एफ एक्स की इक्वल रखना पड़ेगा, और फिर एफ एक्स को एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, तो यहाँ एफ ऑफ टी आ जाएगा, यहाँ एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, और फिर हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे तो हमें समझ नहीं होगा, एक एग्जांपल की तरह एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, ठीक है, कोई फंक्शन है, उसको हम पहले कैसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स को हमने ज़ीरो पुट कर दिया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, मतलब कि साइन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और साइन टी ज़ीरो कहाँ पे होता है, एन पाई पे होता है, ग्राफ से देख सकते हो तुम लोग। अब जहाँ पे अब एन की वैल्यू हमें पता लगानी पड़ेगी, जो एन, अगर हम पहले एन को वन रख के देखते हैं, अगर हम एन को वन रखेंगे तो यहाँ पे इसका वो आएगा एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका पीरियड नहीं है। टू रखेंगे तो उसको सॉल्व करके टू साइन एक्स ही आ जाएगा वापस से, तो टू पाई इसका पीरियड हो गया। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। फंक्शन विच आर नॉट पीरियोडिक आर कॉल्ड ए पीरियोडिक, ठीक है। एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंसिडर्ड पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। ओके, जितने भी कांस्टेंट, मतलब ऐसे 1 2 3 जितने भी कांस्टेंट वो है ना फंक्शन, वो सारे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन उनकी कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन द, अगर हम उसमें प्लस के करेंगे, बाहर कुछ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका पीरियड टी रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट है फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन द पीरियड ऑफ फंक्शन, अंदर भी हम कुछ ए एक्स प्लस बी करेंगे ना, तो जो एक्स के साथ में मतलब वो लगा हुआ है ना ए, उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन थ्री एक्स। अब यहाँ एक्स के साथ थ्री लगा हुआ है, और साइन का पीरियड हमने अभी भी निकाला, टू पाई होता है, तो टू पाई अपॉन में थ्री, ये आ गया इसका पीरियड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे भी ऐसे ही करा हुआ है, पाई बाई टू आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ ऐसे दो कोई पीरियड है और उनका जो वो है T1 आए, मतलब दोनों का पीरियड सेम है, तो उनको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीरियड टी रहने वाला है, ठीक है। और अभी यहाँ पे कुछ फंक्शन के वो निकाल के दिखाए हैं कि कैसे कैसे आता है। जैसे साइन होता है वो पाई पे रिपीट होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, कॉस भी पाई पे रिपीट होता है, ठीक है। अब एफ ऑफ टी को एफ ऑफ जी के ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल्स टू वन आना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये दोनों, ये तो वन ही हो गया, और वन से वन कैंसिल हो गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है साइन टू टी होता है। साइन टू टी को अगर हमें क्या बोलते हैं ज़ीरो लाना है, तो उसके लिए वही एन पाई पे आएगा, एन टू टी इज इक्वल्स टू एन पाई आएगा, और फिर टू को इधर डिवाइड कर देंगे, तो जो पीरियड है वो पाई बाई टू आ जाएगा। दैट्स इट गाइस। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है कि अगर जैसे कोई फंक्शन है उसका पीरियड T1 है, और कोई फंक्शन है उसका पीरियड T2 है, और दोनों को ऐड करके हमें कोई और फंक्शन है, तो उसका अगर हमें पीरियड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम अगर अगर वैसे तो हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो दोनों के पीरियड का एलसीएम आएगा वो इसका वो होगा टाइम पीरियड। लेकिन अगर दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ऐसे है, ठीक है, इस फॉर्म में, तो हम उनको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, और एलसीएम कैसे लेते हैं वो तुम इसमें देख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट अगर तुमको कुछ मतलब एमसीक्यू में आ गया तो तुम कुछ के पीरियड याद भी रख सकते हो, जैसे कि साइन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, रूट साइन एक्स और रूट कॉस का 2 पाई होता है पीरियड। और कॉस एक्स, साइन एक्स, सेक एक्स मॉड में है, मतलब ये सारे माइ मॉड में tan एक्स, कॉट एक्स, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, इन सबका पाई होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है और कॉस के अंदर साइन है तो पाई होगा और साइन के अंदर कॉस है तो 2 पाई। ये तुम याद रख सकते हो, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। गाइस नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन। इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें एफ ऑफ 4 निकालना है। तो जो इक्वेशन है पहले तुम उसको लिख लो, उसके बाद तुम्हें एक्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने दिमाग से सोच के, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 1/x पुट कर रही हूँ इसी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, अब इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी सी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की। फिर एफ ऑफ एक्स में 4 रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जितनी क्वेश्चन होंगे ना उसमें तुम्हें एक्स को कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि 2 इक्वेशन बन जाए और उनको सॉल्व करके तुम आंसर निकाल सको। ये तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वर्स फंक्शन। इसके बारे में मोस्टली सबको पता ही होता है, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि इन्वर्स फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें जो इन्वर्स फंक्शन मतलब जो फंक्शन है उसको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो x है ना उसको y के टर्म्स में लिखना है, मतलब ऐसे एफ इन्वर्स y करके, ठीक है। अब फिर जो x है उसको हम y बना देंगे और जो यहाँ पे इन्वर्स करके लिखा है ना उसको हम x बना देंगे, तो उसको इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ऐसे तुम्हें समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमें फंक्शन दे रखा है 10x+1, ठीक है। इसका एफ इन्वर्स हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इसको y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब y इज इक्वल्स टू 10x+1। अब इसको हम लोग कैसे, मतलब जो x है उसको हमें y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इसकी पावर है तो इधर जाके लॉग में चला जाएगा। log y⁻10 इज इक्वल्स टू x+1। फिर x तो यहीं पे रहने वाला है, इसको इधर भेज देते हैं, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो x है उसको हम एफ इन्वर्स x लिख देंगे और इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे, तो इसका निकल के एफ इन्वर्स x। तो इसी तरह आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम लास्ट चीज़ ये पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना उनका जो इन्वर्स होता है वो ऑलवेज यूनिक आता है। और सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ एफ एक्स इज़ बाइजेक्टिव एंड जी इज़ ऑल्सो बाइजेक्टिव, ओके। तो जी इज़ इन्वर्स ऑफ एफ, देन जी ओ एफ इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ ए। मतलब तुम समझ गए ना यार ये क्या लिखा है। तो यहाँ पे हम चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। बाकी इसकी कुछ एक ये वाली प्रॉपर्टी यार इम्पॉर्टेंट है, तुम ये वाली देख लो, ठीक है। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें फॉर कॉन्टिन्यूस इफ़ यू वांट टू सॉल्व एफ ऑफ मतलब एफ इन्वर्स एक्स निकालना है हमें, तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रख के सॉल्व कर ले इंस्टेड ऑफ दिस। इससे मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम और ऐसा लेना हमें ज़रूरी है, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा कर लो तुम्हारा इन्वर्स निकल जाएगा। ये कंडीशन होनी ज़रूरी है बस।